कहानी की शुरुआत में हमने एक आकर्षक शरीर वाली लड़की को देखा जिसने शर्माते हुए छोटे भाई को पुकारा। पता चला कि वो और एक दूसरी लड़की देर रात तक एक पुरुष के साथ बातचीत कर रही थी। गोरी लड़की उठी और उसे ललचाया, सोने का नाटक बंद करो। दूसरी लड़की ने भी योगदान दिया, हाँ बिल्कुल, ये दोनों लड़कियां उस पुरुष के साथ थी। ये पुरुष हमारा नायक है, सो क्वांग। दोनों लड़कियों ने फिर से लुभाया, यहां आओ, खुश हो जाओ। तो क्वांग ने काम नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत खुशी से खाना खाया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी इतनी खूबसूरत बहन कैसे हो सकती है। क्या वह सपना देख रहा था? लेकिन यह वास्तव में एक सपना था, क्योंकि हकीकत में जो चीज उसे चाट रही थी वो एक खतरनाक राक्षस था, न कि कोई खूबसूरत बहन। तो क्वांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जैसे कोई ब्लाइंड बैग खोल रहा हो। लेकिन यह अनुभव बहुत वास्तविक था। वो अभी भी ऊंची आवाज में बोला, महिलाओं कृपया चाटना बंद करें, यह बहुत गुदगुदाता है। तो क्वांग ने अचानक अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी और चुपके से चिल्लाया, दामोआ। यह वास्तव में एक सपना था। इस घटना का कारण था वो 2 सिर वाला राक्षस जो उसके बगल में चीख रहा था, जिसने क्वांग को डरा दिया। अगर उन मजबूत दांतों ने उसे काट लिया होता तो वो अपने दादा दादी से मिल चुका होता। लेकिन क्वांग अभी भी जीवन से ऊब चुका था। उसने व्यर्थ में चिल्लाया, नहीं नहीं, ज्यादा दूर मत जाओ। तो क्वांग ने एक पत्थर छुआ और उसे तुरंत अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसने चिल्लाया, चल भग, चो लाओ। यह कहकर उसने तुरंत पत्थर को राक्षस के चेहरे पर दे मारा। उस पल में वो तेजी से युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया और अपना परिचय दिया, मैं हूं सो क्वांग, इस निर्जन द्वीप दुनिया में एक भाग्यशाली जीवित बचा हुआ। मैंने मूल रूप से जंगल में कुछ भोजन और टुकड़े खोजने की सोची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना थक जाऊंगा कि थोड़ा सो जाऊं और जागने पर यह चीज देखूं। अब क्वांग उस राक्षस से काफी दूरी पर था, लेकिन मानव शक्ति सीमित होती है और थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए रुक गया। जीवित रहने के लिए क्वांग ने फिर भी चलना जारी रखा। उसने सोचा, सौभाग्य से 2 सिर वाले हाइना की लड़ने की क्षमता ज्यादा नहीं थी। वो रुककर ठीक होने लगा और सोचा कि ऐसा लगता है जैसे वो उससे बच निकला है। सामने की तबाह हुई जगह को देखकर क्वांग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसों से भरी इस बंजर भूमि में भटकना बहुत खतरनाक था। भले ही वो भूखा था, बेस पर लौटना सबसे सुरक्षित था। यह सोचकर वो तुरंत आगे दौड़ा। तो क्वांग एक परित्यक्त सैनिटोरियम के सामने रुका, जो शेल्टर 404 का प्रवेश द्वार भी था। उसने कहा, तुमने देखा ना, यह साधारण सा खंडहर वही बेस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यह बंकर 404 था। वो एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था, जिस पर एक नंबर उकेरा हुआ था जो धीरे धीरे खुल रहा था। इस जगह की जर्जर दिखावट को मत देखो, इसके अंदर वास्तव में एक बड़ा संसार है। खुलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो क्वांग एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जो आधुनिक उपकरणों से भरा था, जिसमें लेड लाइटें हमेशा जलती रहती थी। एक पहिया तेजी से फर्श पर लुढ़कता हुआ आया। यह असिस्टेंट रोबोट था, नंबर 777। उसने खुशी से चिल्लाया, आप आखिरकार लौट आए, मालिक। क्वांग अभी भी अपने इस व्यवहार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था। उसने कहा, शांत हो जाओ, इतना उत्साहित मत हो, मैं तो बस आधा दिन बाहर था। लेकिन उसने परवाह नहीं की और उसके पैरों के आसपास चक्कर काटता रहा। आप बहुत देर तक बाहर रहे, आपके पास अभी भी काम बाकी है, जल्दी करो और मिशन पूरा करो। इसलिए क्वांग ने गंभीरता से परिचय दिया कि यह शेल्टर का रोबोट असिस्टेंट है। मेरे लिए, मैं इस शेल्टर का प्रशासक हूं। तुम और 2 लोग जो प्रबंधन कक्ष में प्रवेश करते हैं। प्रशासक के पास कम से कम एक शेल्टर होगा जिसमें वह रह सकता है। वो इस बंजर दुनिया में अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से जीवित रह सकता है। इसलिए क्वांग ने उबकर सूखी रोटी चबाई। भूख मिटाने के लिए कुछ तो था। हालांकि वो अमीर नहीं था, कम से कम उसे भूखा नहीं मरना पड़ा। उसने माउस का पहिया स्क्रॉल किया, लेकिन यह प्रशासक का पद खाली नहीं था। इसके कुछ दायित्व थे। वो बैठा और कंप्यूटर स्क्रीन को गौर से देख रहा था। उस पर पीड़ितों की तस्वीरें थी। उसका मिशन था पृथ्वी पर इंटरनेट का उपयोग करके प्लेयर्स नामक प्राणियों के एक समूह को इस बंजर दुनिया में लाने और अपना घर बनाने के लिए मार्गदर्शन करना। यह मिशन मेरे लिए एकदम सही था, जो 5 महीने पहले यहां समय यात्रा करके आया था। स्क्रीन पर मौजूद संख्याओं में जादुई शक्ति थी, जो एक ऐसी आकर्षण पैदा करती थी जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए क्वांग बिना और इंतजार किए उत्साहित हो गया। बंजर भूमि पर ऑनलाइन लीक कटिंग प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से एक सवाल उठता है, क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वास्तविक जीवन जितने यथार्थवादी गेम मौजूद हैं? पर्यटक क्लब चैट ग्रुप में हर कोई चर्चा कर रहा था। क्वांग ने बताया कि मैं जिस कंपनी में अभी शामिल हुआ हूं, वो एक इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी ऑनलाइन गेम विकसित कर रही है। दूसरों ने तुरंत जवाब दिया, अरे
क्या ये सच है या झूठ? मैं खेलना चाहता हूं। यार, मैंने लगभग विश्वास कर लिया। अगर ये तकनीक वास्तव में मौजूद है तो इसे गेम के बजाय अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल करना चाहिए। यहां के खिलाड़ी मालिक ने भी योगदान दिया। मिस्टर क्वांग, बस रुक जाओ। अगर ये तूफान नंबर 8 की तरह है तो क्या ये वास्तव में मौजूद है? क्या इसे गेम में इस्तेमाल किया जा रहा है? ये व्यक्ति पृथ्वी पर लड़कों के छात्रावास में बैठा था और चुपके से बुदबुदाया, क्वांग नाम का यह लड़का बहुत ज्यादा खेलता है। उसने टाइप करना जारी रखा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतनी शक्तिशाली तकनीक है तो इसे सैन्य क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए। विशेष बलों को प्रशिक्षित करने के लिए इसका उपयोग शानदार होगा। अचानक उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वांग नाम के उपनाम वाले व्यक्ति का एक संदेश था। अगर यह सच है तो क्या आप लोग इसे खेलना चाहेंगे? साथ में एक लिंक भी था। उसी समय वाइल्डरनेस बंकर 4004 में क्वांग अभी भी स्क्रीन के सामने मेहनत से निगरानी कर रहा था। उसने काम करते हुए बात की। वॉइस डेटा प्राप्त हो गया। मैंने एक लिंक भेजा है। अगर आप इच्छुक हैं तो कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि सभी देख सकते हैं, मैं चीनी गेमर्स को इस इमर्सिव गेम वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए लुभा रहा हूं, जो कि 100% वर्चुअल रियलिटी गेम वेस्टलैंड ओल्ड का लोडिंग स्क्रीन है, जिसके वर्तमान प्रीडर की संख्या 11 है। उसने फिर से बुदबुदाया। प्रीडर की मात्रा मिशन पूरा करने और मेरे मिशन का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इस गेम के नियंत्रक के रूप में, जब मिशन पूरा होगा, मुख्य पुरस्कार एक कार्बन नैनो बुलेट प्रूफ वेस्ट का सेट और अतिरिक्त 5 बोनस अंक होंगे। हालांकि मैं इस दुनिया में केवल 5 महीने से हूं। 5 महीने पहले पृथ्वी पर चीन में मैं अभी भी एक सामान्य सेल्स पर्सन था। इसलिए क्वांग हमेशा सूट पहनता था, बेहद आकर्षक। उस दिन मैंने एक बड़ा अनुबंध साइन किया और उत्सव पार्टी में न केवल एक ग्लास वाइन पी, बल्कि मेरे आसपास कई खूबसूरत महिलाएं बातें कर रही थी। अचानक सो क्वांग को अपने सीने में जकड़न महसूस हुई और उसने चेहरा नीचे कर लिया। पसीना नदी की तरह बह रहा था। तभी एक तीखी सी चीख गूंजी, जिसने उसके सिर को फौरन चकरा दिया। उसने आश्चर्य से आंखें फाड़ दी, फिर दर्द से उन्हें कसकर बंद कर लिया। जब उसने निराशा में आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो एक उजाड़ दुनिया में पहुंच गया था। एक विशाल खालीपन, जहां सिर्फ वो और उसके सामने एक कमरा था। पहले तो उसे लगा कि शायद कुछ खिलाड़ियों ने उसे किसी रियलिटी शो के लिए पहले से तय जगह पर ला पटका है, इसलिए वो इस अजीब सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश करने लगा। सांस फूलने के बावजूद वो रुका नहीं। लेकिन ये जगह उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी, तो वो मजबूरी में पल भर के लिए ठिठक गया। कीचड़ और पानी का मिश्रण उसके पैरों पर छपक गया, जिसने माहौल को और डरावना बना दिया। जब क्वांग ने पानी में अपनी परछाई देखी तो उसे पता चला कि उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक बदल चुका था। अचानक उसके कानों में एक बेहद खराब सी आवाज गूंजी और तुरंत बाद कुछ और अजीब हुआ। उसके सामने एक सिस्टम इंटरफेस उभरा, जिसमें लिखा था, वास्ती पिकरसो क्वांग, वेस्टलैंड की दुनिया में आपका स्वागत है। वो इस उजाड़ दुनिया में एक कबाड़ी बन चुका था। उसने चिंता से भरी नजरों से नोटिफिकेशन स्क्रीन को देखा और फटाफट अपनी जेबें टटोली। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, पुलिस को फोन करना। लेकिन फोन तो दूर, उसके पास तो एक बाल तक नहीं था। वो इस दुनिया में एक दिन से भटक रहा था और उसका पेट अब खाली होने लगा था। उसने हर जगह तलाशी ली, मगर कुछ नहीं मिला। जीवित रहने के लिए उसने हकीकत को कबूल किया और सबसे पहले खाने की तलाश शुरू की। अचानक उसे एक मजबूत सी जगह मिली जहां लोग रहते थे। पास में किसी को चलते देख उसने मन में कहा कि अंदर जाकर कुछ खाने को ढूंढेगा और साथ में इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी भी लेगा। तभी उसके सिर के पास एक पत्थर सा सख्त चीज सटी और एक धमकी भरी आवाज गूंजी, हिलना मत, वरना गोली मार दूंगा। तुम किस बंकर से हो? क्वांग डर के मारे कांप गया, मगर उसने गौर किया कि वो आदमी चीनी नहीं बोल रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी आत्मा के कपड़ों की वजह से गलतफ हमी हुई। उसे हैरानी हुई कि न सिर्फ वो उसकी भाषा समझ रहा था, बल्कि उसे लगा कि वो खुद भी बोल सकता है। जब उसे एहसास हुआ कि उसके सिर पर सटी चीज एक असली बंदूक थी, वो और घबरा गया। उसने फौरन हाथ ऊपर किए और अपनी जिंदगी भर की कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मुस्कुराया। वो पलटा और बोला, भाई, इतना टेंशन मत ले, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, रास्ता पूछना चाहता था। लेकिन क्वांग की बात पूरी होने से पहले ही उसके कान के पास से गोलियों की बौछार गुजरी। क्वांग और आसपास के लोग किसी गोंद सी चीज से भीग गए, लेकिन पता चला कि उस आदमी का निशाना पास का एक विशाल राक्षस था। क्वांग को धमकाने के बाद उसने बंदूक कंधे पर रखी और जाने से पहले बोला, ये बंजर दुनिया कोई खेल का मैदान नहीं है।
अगर तुम्हारे पास ढंग का सामान नहीं है तो इधर उधर मत घूमो। उसने राक्षस की जांच की और क्वांग को चेतावनी दी कि अगर वो सावधान नहीं रहा तो राक्षस का खाना बन जाएगा। अब जाकर क्वांग ने सचमुच राहत की सांस ली। उसने मन ही मन उस शख्स को धन्यवाद दिया जिसे वो मिस्टर वाटर कहता था, क्योंकि एक नजरिए से उसकी बात गलत नहीं थी। इस बंजर दुनिया में जीवित रहने और जानकारी जुटाने के लिए क्वांग यहां 5 महीने से रह रहा था। उसने याद किया कि यह 2029 का साल था, जब एक जबरदस्त विस्फोट ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। क्वांग ने पुरानी बातें याद करते हुए बताया कि 21 साल पहले एक महायुद्ध ने इंसानी सभ्यता को लगभग तबाह कर दिया था। तब से यह दुनिया जंगल और बंजरपन के दौर में चली गई थी। इस वेस्टलैंड में हर तरह के म्यूटेंट जानवरों के अलावा लुटेरों का भी खतरा था। सन 2340 में, यानी वेस्टलैंड के 221वें साल में, लोगों के समूह जल्दबाजी में बेस छोड़कर हर जगह तलाशी लेने निकल पड़े थे। 5 महीने बाद क्वांग ने माथा पकड़कर चेहरा बनाया। उसने सोचा कि भले ही वो यहां कुछ समय से था, फिर भी इस उजाड़ दुनिया के बारे में उसे कुछ ही बातें पता थी। वो खंडहरों की ओर चल पड़ा, लेकिन एक जगह ऐसी थी जो उसे हमेशा हैरान करती थी। जहां वो समय यात्रा करके आया था, उस जगह के पास जाते ही उसके दिमाग में अजीब सी आवाज गूंजती थी। वो बुरी तरह से खराब हो चुकी सड़क पर चलता हुआ परित्यक्त नर्सिंग होम की ओर लौटा। उस आवाज को याद करते हुए उसने चुपके से अंदाजा लगाया कि वो आवाज अब और तेज हो रही थी। उसने पक्का यकीन किया कि गलती नहीं हो सकती। उसने दूर टिमटिमाती रोशनी वाले दरवाजे की ओर देखा और सोचा कि उसे बुलाने वाली आवाज यहीं से आ रही थी। उसने फैसला किया कि पहले जाकर देख लेना चाहिए। क्वांग धीरे धीरे अंदर चला गया। उसके सिर में वो आवाज और तेज होती गई। उसने मन में कहा कि इस रास्ते पर चलना सही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि नर्सिंग होम में ऐसी जगह होगी, लेकिन अफसोस कि रास्ते में कुछ काम का नहीं मिला। अचानक वो रुक गया और सामने एक आधुनिक दरवाजे को देखकर हल्के से हैरानी जताई। उसने सोचा कि इस जगह में भी कोई छुपा ठिकाना है। उसे बुलाने वाली आवाज उस दरवाजे के पीछे से आ रही थी। सामने चमकते गोल घेरे को देखकर उसने मन में कहा कि ये उसे वही बुला रहा था। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे उस पर हाथ रख दिया और उसे नहीं पता था कि ये इतना सटीक क्यों बैठ गया। अचानक धुआं फैला और चारों ओर रोशनी चमक उठी। एक अजीब सा चमकती आंखों वाला ऑब्जेक्ट अचानक कहीं से प्रकट हुआ, जिसकी परछाई क्वांग के शरीर पर पड़ी। क्वांग थोड़ा डर गया और सोचा कि कहीं कोई बड़ा बॉस तो एक्टिवेट नहीं हो गया। वो चीज उसके और करीब आई और पता चला कि ये तो एक बहुत प्यारा सा रोबोट था। उसने अपनी बाहें फैलाई और परिचय दिया कि वो उसका बॉस नहीं, बल्कि उसका छोटा असिस्टेंट नंबर 777 था। उसने कहा, हेलो प्रशासक, बंकर 4004 के प्रशासक बनने की बधाई। क्वांग के सिर पर एक चिन्ह दिखा जो बता रहा था कि उसे प्रशासक के पद पर प्रमोट किया गया था। क्वांग हैरान हो गया और सोचा कि क्या सचमुच उसे इस बंकर को मैनेज करने को कहा गया है। सिस्टम स्क्रीन पर दिखा कि एनपीसी स्कैवेंजर अब जीएम प्रशासक लेवल 0 में अपग्रेड हो चुका था। उस रोबोट, जिसे उसने एफ नाम दिया, ने फटाफट जवाब दिया, बिंगो प्यारे प्रशासक, मैं आपकी अगली नौकरी में मदद करूंगा। क्वांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने एफ से पूछा कि यह नौकरी क्या है। रोबोट पीछे हटा ताकि क्वांग पीछे की डिस्प्ले स्क्रीन को साफ देख सके। स्क्रीन पर समझाया गया कि उसे पृथ्वी के इंटरनेट का इस्तेमाल करके प्लेयर्स नाम के प्राणियों के एक समूह को टास्क पूरा करने के लिए गाइड करना होगा। उदाहरण के लिए, घर बनाने जैसे टास्क पूरे करने पर खिलाड़ी और प्रशासक दोनों को इनाम मिल सकता था, जिससे वे लगातार अपग्रेड होकर और मजबूत बन सकते थे। यह सुनकर क्वांग को तुरंत बात समझ आ गई। उसने फटाफट पूछा कि क्या वह यहां से पृथ्वी से संपर्क कर सकता है। रोबोट ने जवाब दिया कि बिल्कुल कर सकता है। उसने बताया कि यह उजाड़ जगह फिर से एक वैश्विक आइकन के साथ सामने आई थी। यह अनजान उपकरण न सिर्फ पृथ्वी की समानांतर दुनिया के इंटरनेट से जुड़ सकता था, बल्कि इसका अपना आधिकारिक वेबसाइट भी था। जो खिलाड़ी गेम को प्रीडर करते थे, उन्हें अपने आप एक नंबर मिलता था और वे शरणार्थी निवासी निर्देशिका में रजिस्टर हो जाते थे। रोबोट ने कहा कि प्रिय प्रशासक के तौर पर क्वांग किसी खास नंबर को चुनकर गेम की शर्तें दे सकता था। सिस्टम खिलाड़ियों को खास तरीके से गेम हेलमेट भेजता था। उदाहरण के तौर पर उसने बताया कि एक लड़की ने खुशी खुशी हेलमेट पहना और वर्चुअल रियलिटी गेम में हिस्सा लिया। अचानक उसके सामने एक अजीब सा गोला प्रकट हुआ। जब उसने आंखें खोली तो वो एक बेहद मुश्किल हालत में थी। उसने फौरन संघर्ष करके
सतह पर आने की कोशिश की। रोबोट ने समझाया कि खिलाड़ियों को बस हेलमेट पहनना होता था, जो शेल्टर के प्रशिक्षण केबिन से जुड़ता था, और वे एक कॉपी के रूप में जागते थे। यह सुनकर क्वांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो बेहद उत्साहित हो गया और सोचा कि जैसा उसने उम्मीद की थी, भगवान ने उसे निराश नहीं किया। उसका गोल्डन फिंगर आखिरकार मिल गया था। अब समय था उस रोबोट का नाम रखने का। लोगों को नंबर से बुलाना अटपटा लगता था। उसने फैसला किया कि अब से वो उसे तू धत बुलाएगा। तू धत ने खुशी से चिल्लाया कि उसे नाम मिल गया और वो क्वांग के इर्द गिर्द दौड़ने लगा। क्वांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला, अरे ये क्या कर रहा है? उसे चुपके से घबराहट हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। लेकिन तू धत ने बस उत्साह में चीखा, मेरा नाम तू धत है, मेरा नाम तू धत है। प्रिय प्रशासक, मुझे और सिखाइए। क्वांग ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह खिलौना तो किसी बच्चे से कम नहीं था। लेकिन उसका दिमाग दूसरी दिशा में गया। भले ही यह असिस्टेंट थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन खिलाड़ियों को बुलाने वाला यह सिस्टम एक शानदार चीट सॉफ्टवेयर था। यह न सिर्फ अपग्रेड होकर मजबूत होने में मदद करता था, बल्कि पृथ्वी के लोगों से संपर्क भी कर सकता था। कौन जानता था, शायद वे अपनी मूल दुनिया में लौट भी सके। उसने सिस्टम द्वारा दिए गए मिशन को देखा, जिसमें बंकर 4004 को सक्रिय करने की शर्तें थी। कम से कम 4 खिलाड़ियों को गेम प्रीडर करवाना, इनाम में नैनो कार्बन बुलेट प्रूफ वेस्ट और 5 बोनस पॉइंट्स थे। क्वांग इस बात से थोड़ा जोश में आ गया। तू धत ने फिर कहा, बिंगो। प्रिय प्रशासक, मैं आपके अगले काम में साथ दूंगा। उस वक्त रात हो चुकी थी। दृश्य बदलकर असल दुनिया के एक लड़कों के हॉस्टल में पहुंचा, जहां दीप टॉप घंटों से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उस पल दुनिया भर के गेमर्स एक गेम, जिसका नाम था वेस्टलैंड ऑनलाइन, के बारे में पागलपन की हद तक चर्चा कर रहे थे। टूरिस्ट क्लब के क्यू ग्रुप में भी लोग इसके बारे में बिना रुके बातें कर रहे थे। दीप टॉप को थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था। उसने कीबोर्ड खटखटाते हुए बड़बड़ाया कि यह रोल प्लेइंग गेम पूरी तरह 100% रियलिस्टिक था। उसने सोचा कि आखिर कितना रियलिस्टिक हो सकता है। दोस्तों, यह कौन सा जमाना है कि ऐसी छोटी मोटी बातों से खिलाड़ियों को लुभाया जाए? यह ठीक नहीं था। इधर क्वांग भी हमेशा इंटरनेट पर सक्रिय रहता था। वो बंजर दुनिया के 4004 शेल्टर में कंप्यूटर पर जोर जोर से टाइप कर रहा था। उसने स्क्रीन पर तेजी से क्लिक किया और एक दमदार बयान भेजा, अगर यह सच है तो क्या तुम लोग इसे आजमाना चाहोगे? क्वांग ने एक लिंक के साथ मैसेज भेजा, जिसे देखकर दीप टॉप की आंखें फट गई। उसने चुपके से मन में चिल्लाया कि भले ही उसे यकीन नहीं था, लेकिन अगर ऐसा गेम सचमुच मौजूद था तो वो गर्ल स्क्रॉल 5 को 200 मॉड्स और अपने बनाए 100 से ज्यादा किरदारों के साथ फिर से जिंदा कर देगा। उसने तुरंत कल्पना की कि वो लड़कियों से घिरा हुआ है। कोई कह रही है, पति थक गए हो, मैं मालिश कर दूं। कोई बोल रही है, पति गर्मी लग रही है, मैं पंखा झल दूं। और कोई कह रही है, पति लो, मैं तुम्हें तरबूज खिलाती हूं। दीप टॉप ने फौरन फैसला किया और माउस घुमाया। उसने सोचा, कौन डरता है भला? एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के तौर पर, जिसमें वैज्ञानिक खोज और नई टेक्नोलॉजी की जिज्ञासा भरी थी, उसने सोचा कि इसे आजमाना चाहिए। उसने दृढ़ता से प्रीसेट बटन दबाया और मन में कहा, देखता हूं कितना रियल है तू। किसी यूनिवर्सिटी के कैंटीन में दीप टॉप ने हाथ जेब में डाले धीरे धीरे कदम बढ़ाए। खाना ऑर्डर करने के बाद उसने ड्रैगन और टाइगर की तरह ताकत झोंकी और खाने को इतनी तेजी से ठूंसा कि लगता था आग निकल रही है। उसने सोचा कि यह मसालेदार चिकन डिश वाकई लाजवाब थी। थोड़ी देर बहस करने के बाद वो पेट भरकर घर लौटा। रास्ते में गुनगुनाता हुआ वो बिस्तर पर लौटा और जैसे ही घर पहुंचा, डकार ले मारी। लेकिन तभी उसने अपने डेस्क पर एक अजीब सी चीज देखी। उसने कहा, अरे ये क्या, एक्सप्रेस डिलीवरी? उसका रूममेट भी पलटकर सुनने लगा और बोला, क्या खरीदा तूने? इतना बड़ा क्यों है? दीप टॉप ने बॉक्स खोला, थोड़ा कंफ्यूज होकर, और बोला, मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। ये किसने भेजा? रूममेट सर और बी ने एक साथ जवाब दिया, पता नहीं, हमें भी नहीं पता। इससे दीप टॉप को शक हुआ। उसने सोचा कि यह तो वाकई अजीब है। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। कौन सोच सकता था कि बॉक्स में एक सुपर महंगा वर्चुअल रियलिटी हेलमेट होगा। दीप टॉप चौंक गया और चिल्लाया, ये क्या गेमिंग हेलमेट है? लेकिन फ्री का माल क्यों? उसने सोचा कि इसे आजमाना चाहिए। दीप टॉप ने फौरन हेलमेट पहन लिया। हेलमेट चालू हुआ और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने चिल्लाकर कहा, कौन कहता है कि मुफ्त का माल खराब होता है? ये तो कमाल का 4D ग्राफिक्स वाला हेलमेट है।
उसने मन में चीखा, अरे यार, मेरी तो आंखें चुंधिया गई। अब गेम शुरू करने का समय था। सीक्रेट वर्जन का ब्लाइंड बॉक्स खोलने से वो बेहद उत्साहित हो गया। उसने खूबसूरत लड़कियों के बारे में सोचा और चिल्लाया, आओ ना, 100% रियलिस्टिक रोल प्लेइंग गेम की लेडीज, मैं आ रहा हूं। वो लाखों सपनों के साथ वर्चुअल दुनिया में घुस गया, मन ही मन लार टपकाते हुए। उसने सोचा कि अगर ये गेम सचमुच रियल है तो इसमें ढेर सारे फायदे होंगे। उसने मन में कहा, लड़की गेमर्स, हरम, मैं आ रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे फिर से असहज, गुस्सैल और नाराज होना पड़ा। पता चला कि कहावत सच थी, अगर मेहनत नहीं करोगे और मुफ्त का खाना मांगोगे तो बस कचरा ही खाओगे। जिंदगी ने दीप टॉप के मुंह पर तमाचा मारा जब स्क्रीन पर लिखा आया, गेम एक्टिवेशन के लिए 72 घंटे इंतजार करें। वो बस चीख पड़ा, अरे धत तेरे की। दीप टॉप ने सिर पकड़ लिया और चिल्लाया, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो पैंट उतार दी और तुम मुझे 3 दिन इंतजार करवाओगे? रात काफी हो चुकी थी। न सिर्फ लाइटें जल रही थी बल्कि दीप टॉप भी लगातार करहा रहा था, जिससे उसका रूममेट भड़क गया। उसने कहा, पागल हो गया है क्या दीप टॉप? आधी रात को चिल्ला क्यों रहा है? तभी किसी ने कहा, छोड़ो, चलो नीचे जाकर देखते हैं। इसके बाद मुर्गियों के उड़ने और कुत्तों के भौंकने जैसी हलचल मच गई। एक ने पूछा, एआई, तूने इतना बड़ा सामान कब खरीदा? दीप टॉप ने जवाब दिया, अरे लाओ भाई, रुक, सुन तो, मुझे दिखा। उसी वक्त कही और सर्किट बोर्ड पर एक ब्रिज पॉइंट चमक उठा। सो क्वांग कंप्यूटर डेस्क के सामने चुपचाप बैठा सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। चैट ग्रुप में पशुधन प्रबंधन की चर्चा हो रही थी। एक नौजवान ने उत्साह से पूछा कि क्या सबको हेलमेट मिल गया? सबने फौरन जवाब दिया। एक ने कहा, हां, मिल गया, ये खिलौना तो कमाल का है, सीधे मेरे घर में फेंक दिया। दूसरों ने कहा, मुझे गैरेज के दरवाजे पर मिला या मेरे डेस्क पर था, लगा कि किसी सहकर्मी का है। जिस नौजवान ने बात शुरू की उसने लंबी कहानी सुनाई। उसने कहा कि तुम सबकी हालत उससे बेहतर है। उसके पैकेज को सीधे हॉस्टल में डिलीवर किया गया जहां उसके तीनों रूममेट्स मौजूद थे और किसी ने नहीं देखा कि ये कैसे आया। उसने बताया कि सबसे डरावनी बात यह थी कि हेलमेट पहनने पर एक काउंटडाउन टाइमर दिखता था जो दूसरों को नहीं दिखता। यह सुनकर ग्रुप चैट में एकदम सन्नाटा छा गया। उसकी बात वाकई अजीब थी। किसी ने कहा कि आखिर यह कैसी गेम कंपनी है जो न सिर्फ उनके पते जानती है बल्कि बिना किसी को भनक लगे पैकेज डिलीवर कर देती है। एक और शख्स ने समझाया कि उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी। पता ठीक है, अगर आईपी एड्रेस से लोकेशन का पता लगाया जाए तो यह सैद्धांतिक रूप से मुमकिन है, लेकिन लॉजिस्टिक्स की बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि वो गैनलिंग में है और उसे याद है कि जांगचांग में पढ़ाई के दौरान, जो 500 किलोमीटर दूर है, सभी को लगभग एक ही समय पर हेलमेट मिले। किसी ने कहा कि यह लिंक क्लिक करने के बाद हुआ। 10 लड़कियों के दुश्मन निकनेम वाला दीप टॉप था। उसने फिर मैसेज किया कि उसके दिमाग में एक साहसी ख्याल आया, सब हेलमेट उतारकर देखें कि क्या होता है। स्टॉर्म नंबर 8 ने जवाब दिया कि इसमें जोखिम है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि हेलमेट कैसे उतारा जाए और अगर जबरदस्ती उतारा तो शायद दोबारा पहना न जा सके। उसने पूछा कि आखिर इतनी ताकतवर गेम कंपनी कौन है जो न सिर्फ उनके पते जानती है बल्कि ऐसी ब्लैक टेक्नोलॉजी से हेलमेट सीधे उनके सिर पर भेज देती है। टाइम फ्लाइज नाम के निकनेम वाले ने मजाक में मीम्स भेजे और पूछा कि क्या पुलिस को फोन करना चाहिए। ग्रुप चैट में लोग गहरी विश्लेषण कर रहे थे। किसी ने कहा कि अगर कोई संपत्ति नुकसान नहीं हुआ तो शिकायत करना मुश्किल होगा। यह बताना भी मुश्किल था कि आखिर ये क्या है। एक ने बताया कि उसने हेलमेट पहनकर फोन अंदर डालने की कोशिश की लेकिन कुछ दिखा नहीं। क्वांग ने देखा कि लोग शक करने लगे हैं। उसने फौरन रिकॉर्डेड वॉइस डेटा डाला और माइक में स्थिर आवाज में कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी एक व्यावसायिक रहस्य है जिसे खोला नहीं जा सकता। उसने कहा कि परिचित होने की वजह से उसने 4 लिमिटेड बीटा टेस्ट क्वालिफिकेशन हासिल करने की पूरी कोशिश की और गेम हेलमेट्स सीधे उन्हें भेजे गए। उसने बताया कि यह उपकरण उधार का है, इसे खोना या खोलना मना है, वरना उसे कंपनी को जवाब देना पड़ेगा। उसने कल्पना की कि बाइंडिंग प्रक्रिया सिंक्रोनाइज हो रही थी ताकि खिलाड़ी और इंटरफेस का मिलान हो सके। उसने कहा कि डिवाइस यूजर की पहचान से बंधा होगा और एक डिवाइस पर सिर्फ एक अकाउंट रजिस्टर हो सकता है। रोबोट ने बताया कि हेलमेट केवल एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी तरफ के लोगों ने फिर से बात बदल दी।
उन्होंने कहा कि वे गेम में प्रवेश करने के बाद में बात करेंगे। किसी ने पूछा कि क्या गेम खेलने की कोई फीस है। क्वांग ने बड़े नरम लहजे में जवाब दिया कि क्लोज्ड बीटा पीरियड मुफ्त है, लेकिन बजट तंग होने की वजह से कोई वेतन नहीं मिलेगा। बाकियों ने क्वांग को लाइक बटन और दिल भेजे। एक ने कहा, क्वांग भाई, अगर ये सचमुच पूरी तरह इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी है तो मैं अपने सिर पर लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा। स्टॉर्म नंबर 8 ने चुटकी ली। बाहर क्वांग चुपके से हिसाब किताब बुदबुदा रहा था। उसने सोचा कि इन हैकर्स जैसे नेटिजन्स को ढूंढना सही फैसला था। वो थककर कुर्सी पर पीछे झुका और आह भरी। उसने याद किया कि दादाजी के गुजरने के बाद उसका रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं रहा। वो 5 महीने से गायब था, और जो लोग उसे असल जिंदगी में जानते थे उन्होंने शायद उसे भूल लिया होगा या सोचा होगा कि वह मर गया। क्वांग ने चुपके से मन में कहा कि अब सब कुछ उसकी अपनी हकीकत पर निर्भर करता है। उसने सोचा, चलो काम शुरू करते हैं। उसने गंभीरता से तू धत की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उनकी आधिकारिक वेबसाइट, जो अभी बहुत साधारण थी, में फोरम फंक्शन और डेटा इलस्ट्रेशन फंक्शन जोड़ा जा सकता है। तू धत, जो सचमुच सबका यार था, ने फौरन जवाब दिया कि बिल्कुल मुमकिन है और निर्देश मांगे। क्वांग ने तुरंत मामले में गहराई से उतरते हुए कहा कि शुरुआती निर्माण के लिए ढेर सारी शारीरिक मेहनत चाहिए, इसलिए पुरुष गेमर्स बहुत जरूरी थे। उसने कहा कि आधिकारिक वेबसाइट को आकर्षक बनाना होगा ताकि वे आसानी से खिलाड़ियों को लुभा सकें। उसने बताया कि वेबसाइट न सिर्फ खिलाड़ियों को गेम समझाने में मदद करेगी, बल्कि उनके उत्साह और इंटरैक्शन को बढ़ाने के तरीके भी ढूंढेगी। उसने फौरन एक आइडिया निकाला, एक ऐसा फंक्शन जो एक लड़की गेमर बनकर बुद्धिमानी से चैट करे। उसने सोचा कि यह खूबसूरत लड़की खिलाड़ियों को ललचाकर कहेगी, मुझे वेस्टलैंड ऑल खेलने ले चलो, और नौजवान प्यार में पड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर चैट रूम में वे कुछ रोबोट लड़की अकाउंट्स का इस्तेमाल करके पुरुष खिलाड़ियों से बात करेंगे, जैसे दीप टॉप का मामला, जो बेवकूफी में एक लड़की को देखते ही उस पर फिदा हो गया। उसने उत्साह में बड़बड़ाया, मैं तो प्यार में पड़ गया, मैं प्यार में पड़ गया। लाओ वाईसीए, 2 बड़ी बहनों को उड़ान भरने दो। वापस वर्तमान में क्वांग एक बैकपैक में ढेर सारा सामान भरकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने तू धत को हिदायत दी कि वो अगले 3 दिन में आधिकारिक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करे। तू धत ने आज्ञाकारी ढंग से हाथ उठाकर सलाम किया और आदेश मान लिया, लेकिन उसे कुछ बातें समझ नहीं आई, तो उसने मौका देखकर पूछा कि इस बार सिर्फ 4 खिलाड़ियों के लिए ही क्यों जगह है, जबकि उनकी वेबसाइट पर 11 प्रीडर खिलाड़ी थे। उसने केबिन्स की ओर देखा, जहां सिर्फ 4 जगह भरी थी, जो भी एक क्षेत्र के 100 प्रशिक्षण केबिन्स का सिर्फ 10वां हिस्सा थी। क्वांग ने अपने हिसाब से जवाब दिया। उसने कहा कि अभी संसाधन कम है और खाने पीने की बचत करने वाले लोग बहुत कम हैं। उसने डिस्प्ले स्क्रीन की ओर इशारा किया, जिसमें परमिशन, लॉगिन बैन, गेमिंग स्टेटस जब्त करने जैसे नियम दिख रहे थे। उसने कहा कि ये 3 किताबें उसकी हैं, ताकि वो परेशान करने वाले खिलाड़ियों से निपट सके। उसने बताया कि खिलाड़ियों को हेलमेट पहनने और ऑनलाइन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्वांग ने अपने लिए सिर्फ 4 लोगों को चुना, मिस्टर बाकफू, स्ट्रॉन्ग, दीप टॉप और क्वांग फॉन्ड, जो उसकी सेवा करेंगे। तू धत ने भी माना कि यह तर्कसंगत है। उसने कहा कि सिर्फ 4 खिलाड़ियों की भर्ती ही इस मिशन को पूरा करने के लिए काफी है। तू धत ने कहा कि यह क्वांग का मिशन रिवॉर्ड है और उसे डिस्प्ले स्क्रीन चेक करने को कहा। स्क्रीन तुरंत खिलाड़ी भर्ती मिशन की पूरी जानकारी पर स्विच हो गई। 4 में से 4 रिजर्वेशन पूरे हो चुके थे। इनाम था एक कार्बन नैनो बुलेट प्रूफ वेस्ट और 5 बोनस पॉइंट्स। क्वांग ने फौरन बटन दबाकर नैनो कार्बन आर्मर ले लिया। उसने मन में सोचा कि यह नैनो आर्मर तो काफी हाईफाई लगता है। तुरंत उसके शरीर पर कपड़ों की एक परत चढ़ गई। क्वांग थोड़ा हैरान हुआ कि इसे ऐसे ही पहन लिया जा सकता है। उसने सोचा कि यह कुछ ज्यादा गर्म है। उसने विवरण बोर्ड देखा और तुरंत पाया कि यह आर्मर गोलियों की गतिज ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सोख सकता है। इसके टिकाऊपन की सीमा में प्रभाव बल को फैला सकता है और एक निश्चित स्तर की चुभन वाली क्षति को भी रोक सकता है, जिसमें 100% टिकाऊपन था। यह देखकर क्वांग को थोड़ा सुकून मिला। उसने सोचा कि अब बाहर जाना कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। तभी एक ब्लाइंड बॉक्स सामने आया, जिसे प्रशासक का भत्ता बताया गया। एक बिगिनर ब्लाइंड बॉक्स खरीदने के लिए 1 बोनस पॉइंट चाहिए था, इंटरमीडिएट के लिए 10 और एडवांस के लिए 100 बोनस पॉइंट्स। तू धत ने फिर से छिपा हुआ उत्साह दिखाया और कहा, प्रिय प्रशासक, आर्मर तो ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले ब्लाइंड बॉक्स रिवॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने बताया
कि ये हर तरह के गिफ्ट आइटम्स निकालता है और अलग अलग स्तर के ब्लाइंड बॉक्स रिवॉर्ड की गुणवत्ता तय करते हैं। प्राइमरी ब्लाइंड बॉक्स से आखिरी खाद्य आपूर्ति, इंटरमीडिएट से दवाइयां और एडवांस से हथियार मिल सकते थे। क्वांग तुरंत हिचकिचाया। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि क्या इन 5 पॉइंट से प्राइमरी ब्लाइंड बॉक्स पूरी तरह खोल ले या 100 पॉइंट्स जमा करके हथियार वाला बॉक्स खोले। तुधत ने अचानक बात बदल दी और कहा, प्रिय प्रशासक, नया टास्क अपडेट हो गया है। यह आपके प्रशासक डायरी में है, कृपया जल्दी चेक करें। यह सुनकर क्वांग थोड़ा हैरान हुआ। उसने प्रशासक लॉग खोला और तुरंत 2 नए टास्क देखे। पहला टास्क था शेल्टर नंबर 404 को सक्रिय करने की शर्तें पूरी करना, जिसमें सामान की एक खेप की डिलीवरी सुनिश्चित करना और कम से कम एक खिलाड़ी का गेम में लॉगिन करना शामिल था। इनाम था एक सक्रिय सामग्री निष्कर्षण मशीन। दूसरा टास्क था 10 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाली एक इलेक्ट्रिक मशीन तैयार करना, जिसका इनाम 100 बोनस पॉइंट्स था। यह बड़ा इनाम देखकर क्वांग थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, वाह, 100 बोनस पॉइंट्स। तुधत ने फिर बीच में टोका और कहा कि वैसे सक्रिय सामग्री, जो रिसरेक्शन कॉइन्स की तरह है, वे संसाधन हैं जिन्हें खिलाड़ियों को कॉपी बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है। क्वांग ने तुरंत फैसला लिया, अपनी उंगलियां चटकाई और कूल पोज में खड़ा हो गया। उसने सोचा कि वो पहले 100 बोनस पॉइंट्स जमा करेगा और फिर हथियार लेगा। उसने कहा, यंग मास्टर, पहले मेरे लिए सारे बोनस पॉइंट से प्राइमरी ब्लाइंड बॉक्स खोलने का इंतजाम कर। तुधत ने खुशी से जवाब दिया, हाँ सर। एक गुप्त कमरे का दरवाजा खुला, चारों ओर धुआं उड़ने लगा। आखिरकार दरवाजा पूरी तरह नीचे आया। यह गंभीर इशारा लोगों को ब्लाइंड बॉक्स के सामान का बेसब्री से इंतजार करवाने वाला था। क्वांग और तुधत कन्वेयर बेल्ट के सामने चुपचाप खड़े थे। क्वांग का चेहरा अंधेरा पड़ गया। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, यह है वो ब्लाइंड बॉक्स? क्वांग के सामने सेब के स्वाद वाली लॉलीपॉप्स, केले के स्वाद वाली लॉलीपॉप्स, कंप्रेस्ड कुकीज और आम के स्वाद वाली लॉलीपॉप्स थी। क्वांग ने कुकीज का बैग उठाया और आह भरते हुए शिकायत की कि यह सिस्टम तो बड़ा कंजूस है। उसने कहा कि बचपन में उसे सिर्फ चिल्ड्रंस डे पर कैंडी मिलती थी और अब उसके बोनस का भी यही हाल है। अचानक उसकी नजर कोने में पड़े एक छोटे से कागज पर पड़ी। क्वांग ने अविश्वास से उसे घूरा, फिर सावधानी से उठाया और चुपके से सोचा कि यह क्या हो सकता है। उसने मन में कहा, क्या यह 5वां इनाम है? उसने जोर से कागज का मजमून पढ़ा। क्या इस दुनिया में खिलाड़ियों से बेहतर कोई प्राणी लीग बनाने के लिए हो सकता है? क्वांग ने मन ही मन आभार जताया। उसने सोचा कि यह पत्र इस दुनिया की भाषा में लिखा था और सौभाग्य से पिछले 5 महीनों में उसने इस दुनिया की बुनियादी भाषा सीख ली थी। क्वांग के दृष्टिकोण से पत्र का पूरा मजमून यह था, इस दुनिया में क्या कोई प्राणी खिलाड़ियों से बेहतर लीग बनाने के लिए हो सकता है? वे न सिर्फ तीव्र जिज्ञासु होते हैं, बल्कि हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। वे मुश्किलों का सामना करते हैं, उन्हें पार करते हैं और सामने की चुनौतियों से हतोत्साहित नहीं होते। सबसे जरूरी बात, वे ऑपरेटर के दृष्टिकोण से भी समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और ऑपरेटर के साथ मिलकर खुद को समृद्ध करने में मदद करते हैं। मैं इस सेटिंग को गेम की तरह पैकेज करने में जीनियस हूं। 4004 स्टैंडर्ड वॉल्ट का पहला जनरेशन मैनेजर। कृपया इस नोट को 5वें प्राइमरी हिडन बॉक्स में रखें। यह मेरे उत्तराधिकारी के लिए एक ईस्टर एग है। इसे पढ़कर क्वांग को थोड़ा गुस्सा आया। उसने दांत पीसे और फट पड़ा। क्या ईस्टर एग? यह तो साफ साफ मेरे प्राइमरी ब्लाइंड बॉक्स की बर्बादी है। तुधत ने फौरन उसे सलाह दी, प्रिय प्रशासक, कृपया थोड़ा शांत हो जाए। क्वांग ने फिर से गेमिंग हेलमेट के बारे में सोचा और चिल्लाया कि उसे मानना पड़ेगा कि एक खोई हुई सभ्यता के हालात में ऐसी शक्तिशाली ब्लैक टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना कमाल था। उसने उस कहावत को याद किया कि मैं इस सेटिंग को गेम की तरह पैकेज करने में जीनियस हूं। उसने चुपके से सोचा कि वो मिडिल स्कूल प्रशासक कोई साधारण जीनियस नहीं था। क्वांग ने जानकारी लेने के लिए मुड़कर पूछा, तुधत, क्या तुम्हें पहले जनरेशन के प्रशासकों के बारे में कुछ पता है? तुधत ने उदास लहजे में जवाब दिया, प्रिय प्रशासक, जिया चीशियाई, मुझे कुछ नहीं पता। जब आप हिडआउट में दाखिल हुए तभी मेरा मुख्य प्रोग्राम एक्टिवेट हुआ। क्वांग ने उसे दोष नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन चूंकि वो पहला जनरेशन मैनेजर था, यहां के डेटाबेस में उसकी जानकारी जरूर होगी ना। तुधत को मौका मिला और उसने सुझाव दिया कि वो कोशिश करके देखेगा। थोड़ी देर स्कैनिंग के बाद आखिरकार कुछ जानकारी मिली। उसने बताया कि बंकर 404 के डेटाबेस रिकॉर्ड्स के अनुसार पिछले मैनेजर ने 1 जनवरी 2157 को ऑपरेटिंग अधिकार सौंपे थे। उसने कहा कि 2125 से 2129 तक ग्रह समृद्ध था
लेकिन तब एक क्रूर परमाणु युद्ध छिड़ गया। कई सालों तक दोनों युद्धरत पक्षों ने एक दूसरे को नष्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, जिससे सतह पर सब कुछ तबाह हो गया। उस साल की तस्वीरें सामने आई। शहर खंडहर में बदल गए थे। बमों और गोलियों की बारिश ने दिन रात अंतहीन आगे भड़का दी थी। युद्ध में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को नरक में भेजने की कोशिश की और खुद भी उसी में दफन हो गए। तब से पीली धरती का युग शुरू हुआ, जो महामंदी से भी बदतर था। यही डेटा का अंत था। खाली जानकारी बोर्ड को देखकर तुद्धत ने शर्मिंदगी से सिर खुजाया।